हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम साइंटिस्ट। और जैसे आप लोग को पता है कि हमारी पूरी आरपीएससी की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे लेसन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो सेशन मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, उसके अंदर आज हम लोग वाइटामिन और मिनरल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेसन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने कोशिश करी कि आज हम लोग जो है सिर्फ आपके जितने भी वाइटामिन्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। मिनरल्स जो है उसके लिए मैं अलग से क्लास बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट एक साथ हो जाता है तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल सारे वाइटामिन्स करेंगे, और बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर आपके लिए टेबुलर फॉर्म के अंदर सारे वाइटामिन्स लेके आई हूँ, जिससे आपको याद करने में, मेमोराइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वाइटामिन्स और मिनरल्स होते क्या हैं। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों के हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव फूड के जैसे काम करते हैं। और मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इनके अंदर जो है वाइटामिन्स और मिनरल्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। ओके। वाइटामिन्स होते हैं वो एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारी जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, या डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवेज होते हैं, जो हमने हमारी कार्बोहाइड्रेट वाली और फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाली जो हमने क्लास ली थी, उसमें जो मैंने आपको जितने भी पाथवेज बताए थे, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, आपके टीसी साइकिल्स है, आपका बीटा ऑक्सीडेशन है, आपकी ईटी है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाली जो पाथवे है, उन सब के अंदर जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपके वाइटामिन के ही बने हुए होते हैं, और मिनरल्स उनके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं एज अ कोएंजाइम की जैसे। ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे सारे वाइटामिन पे। तो पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल वाले वाइटामिन हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है आपके वाइटामिन ए का, जिसको आप सब लोग जानते हो कि जो हमारी आईज की हेल्थ के लिए, आईज की जो मसल्स होती है उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है। गाइज इसमें मैंने डेली रिक्वायरमेंट्स डाली है, बट स्टिल आप लोग नए वाले जो भी आरडीएस हैं उनके अंदर से एक बार चेक कर लेना। जितने भी आपके वाइटामिन और मिनरल्स हैं उन सभी की जो लेटेस्ट वाली जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक बार आप इसके अंदर चेक कर लेना। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वाइटामिन ए के ऊपर। तो वाइटामिन ए जो है वो ऑलमोस्ट 300 आयु की हमको डेली की रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ये आप इसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाती है वाइटामिन ए की, तो मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस, और जो पूरा एक चार्ट है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करूंगी, जब हम लोग न्यूट्रिशन वाली, जब हम लोग वो डाइटरी न्यूट्रिशन वाला जो यूनिट है वो कवर करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा वाइटामिन ए का जो चार्ट है, जिसमें हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया और आपके केराटोमलेशिया और बिट और स्पॉट और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वो वाला चार्ट मैं उसमें प्रोवाइड करूंगी। अगर विटामिन ए की एक्सेसिव हो जाती है बॉडी में, तो उसको हम लोग हाइपर विटामिनोसिस विटामिन ए बोलते हैं, जो कि मोस्टली कई बार जो एस्किमोज होते हैं उनके अंदर होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ के पोलर बियर्स और उन सब का लिवर और किडनी और ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन ए जो है वो स्टोर हुआ रहता है, इस वजह से उनको हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। ठीक है। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है, वही आपके सारे रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन फ्रूट्स वाले हैं, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साथ साथ में आपके एनिमल लिवर, किडनी और ये सारी चीजें हैं। इसका एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका रोल क्या होता है, आपके विजन के अंदर रोल रहता है। जब आप लोग एकदम से बहुत ज्यादा सनलाइट में से एकदम से रूम के अंदर आते हो, जो थोड़ी देर बाद आपका ब्लीच हो जाती है आईज, वापस से उसको आपके रोड्स और कोन्स को वापस से नॉर्मलाइज करने के अंदर जो होता है, ये वाले सारे रोल्स आपके विटामिन ए के होते हैं। साथ साथ में आपके ग्रोथ प्रमोशन के अंदर, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो 100 आयु के आसपास होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी में रिकेट्स, जो कि इन्फेंट्स के अंदर होता है, और लेटर लाइफ के अंदर ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस के अंदर ये लीड कर जाता है। एक्सेसिव होती है तो वही हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाता है इसके अंदर। इसके डाइटरी सोर्सेज जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं, फिश लिवर ऑयल या फिर कॉड लिवर ऑयल इसके अंदर बोला जाता है। उसके अलावा बटर, लार्ड, मार्जरीन्स, चीज, ये सारी चीजें। और बेस्ट सोर्स जो कि फ्री में अवेलेबल होता है वो आपकी सनलाइट होती है। जब आप सनलाइट के साथ में आपकी बेयर स्किन का एक्सपोजर करवाते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर जो इसके इनएक्टिव फॉर्म्स रहती हैं वो सनलाइट में जाते ही एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी फॉर्म हो जाती है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है उसका नाम होता है 1-225 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम लोग कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर। ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके ड्यूडेनम और ज्यूजेनम के अंदर होता है। ओके। इसके क्या क्या रोल रहते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी है, तो आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है, चाहे वो स्टमक में हो, चाहे वो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर हो, चाहे वो आपके किडनी के टाइम में जब वो एक्सक्रीशन हो रहा होता है, आपका मिक्सचुरेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन हो, रीअब्जॉर्प्शन हो, उन चीजों के प्रोसेस को वापस बढ़ाता है। साथ साथ में आपके मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को भी हेल्प करता है।
अगर मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आपको ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होने के प्रॉपर चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन पे आते हैं हम लोग, विटामिन ई, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में टोकोफेरोल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है। और एंटीऑक्सीडेशन आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर जितने ज्यादा आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एजिंग, आपके हर ऑर्गन की एजिंग, साथ साथ में आपका स्किन का डलनेस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा लीड करती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर डाइटरी रिक्वायरमेंट के साथ के अंदर आपका विटामिन ई प्रेजेंट है, टोकोफेरोल्स प्रेजेंट है, तो उससे आपकी मसल डिस्ट्रॉफी नहीं होगी, आपको हीमोलाइटिक अनीमिया नहीं होगा, ओके। इसके साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज आपकी बॉडी में जो रिएक्शन चल रहे होते हैं उनके वजह से रिलीज होते हैं, उन सभी को ये विटामिन ई जो है वो स्कैवेंज करके यानी पकड़ के बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो और रेडिएंट और एजिंग कम लगती है उसके अंदर, ठीक है। इसका भी एब्जॉर्प्शन वही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसकी डाइटरी सोर्सेज जो है वो आपकी सारी बेरीज हैं, लाइक ब्लूबेरीज हो गई, आपकी स्ट्रॉबेरीज हो गई, आपकी चेरीज हो गई, आपके ग्रीन टीज हो गई, आपके कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न सीड ऑयल, आपके पीनट्स हो गए, आपके सोयाबीन्स हो गए, ये सारी जो बीन्स होती हैं और जो बेरीज होती हैं वो सारे इसके बहुत अच्छे रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विटामिन के की, जिसका नाम ही एंटी कोगुलेंट विटामिन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन के अंदर हेल्प करता है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, तो अगर उसको कहीं पर वूंड लग जाता है तो उस वूंड की हीलिंग होने में देर लगती है, साथ साथ में अगर उसका ब्लड काफी रिलीज होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के जो है वो एक तरीके से आपकी जो कोगुलेशन वाली जो फंक्शंस होते हैं ना उनको फॉर्म करने में काफी हेल्प करता है, जिसके अंदर आपका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसके अंदर आपके फिब्रोनोजेंस और फाइब्रोनोजेंस इन सब का कन्वर्जन जो होता है, अगर ये विटामिन के प्रेजेंट नहीं होता है तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और इनके कन्वर्ट नहीं होने की वजह से जो है आपका वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता नहीं, और मैश लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपका ब्लड क्लॉट जो है वो होगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। इस वजह से इसको एंटीकोगुलेंट विटामिन ही बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी वैसे तो ये बॉडी के अंदर ही बन जाता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। लाइक आपके जो गट के अंदर माइक्रोबायोटा प्रेजेंट होता है, आपके गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं वो ही विटामिन के बना लेते हैं फर्मेंटेशन करके, तो उसकी डेफिशिएंसी काफी रेयर होती है, बट स्टिल कुछ लोगों में हो जाती है, ओके। इसके कॉमन नेम जो है उसके अंदर हम लोग नेफ्टोक्विनोन या फिर इसको हम लोग फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि विटामिन के का जो टाइप है K1 उसका नाम फाइलोक्विनोन, और बेसिक कॉमन नेम से अगर विटामिन के को कोई बुलाता है तो वो फाइलोक्विनोन के नाम से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये आपके बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस के अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होती है, जैसे ऊपर हमने बात करी थी ड्यूडेनम में हुई है, कुछ ज्यूजेनम में हुई है, कुछ जो है वो इलियम के अंदर होंगी, कुछ कुछ मिकोजल लेयर्स के ऊपर हो रही है। और विटामिन के जो है वो बाइल सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका विटामिन के जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब हमारे आते हैं वाटर सॉल्युबल वाले, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, ओके। इसके जो बेस्ट डाइटरी सोर्सेज होते हैं वो हमारे आंवला, दैट इज इंडियन गूसबेरी आंवला, उसके अलावा जितने भी आपके लेमन हैं, आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक ऑरेंजेस हो गए, माल्टास हो गए, आपके गुआवा जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। आंवले के बाद में अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं किसी में विटामिन सी है तो वो गुआवा होता है। उसके अलावा आपके ग्रीन चिली हो जाएगी, आपके ग्रीन पी हो जाएंगे, आपके जर्मिनेटेड सारे सीड्स हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब ये देखो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन कहाँ पर होता है, आपकी पेरिटोनियम लेयर के अंदर या फिर आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं ना उनके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसका रोल क्या क्या होता है, वही सेलुलर ऑक्सीडेशन में, आपकी बॉडी में कोलेजन सिंथेसिस के अंदर बात करते हैं, तो हम लोग कुछ इंडिविजुअल जो बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, डेली उनका वर्कआउट शेड्यूल होता है, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी में थोड़ा विटामिन सी आप लोग ज्यादा ऐड करें, आप लोग लेमन कंज्यूम करें, अपनी लेमन टी कंज्यूम करें, या फिर नॉर्मल लेमन का वाटर आप लेमिनेट्स चिया सीड के साथ में ये सारी चीजें कंज्यूम करें, तो उससे क्या रहेगा, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट्स करते हैं तो हमारी मसल मास जो है वो गेन हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारी मसल स्ट्रेच हो रही होती है, तो अगर प्रॉपर मसल स्ट्रेच होगा और उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन नहीं है, आपकी मसल जब वो सॉफ्टन नहीं है, तो उस वक्त पे आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, जो आपने कई एथलीट्स के और मतलब कई आपने वर्कआउट करने वाले इंडिविजुअल्स की बॉडी पे देखे होंगे, तो उनकी बॉडी में उस टाइम पे कोलेजन की कमी होती है। तो अगर आप विटामिन सी प्रॉपर कंज्यूम करोगे
तो आपकी बॉडी में जो है कोलेजन का सिंथेसिस प्रॉपर होगा, आपकी मसल जो है वो स्ट्रेच अच्छे से हो पाएंगी, उनको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, उनकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो नहीं होता है तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से भी विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं काफी सारे एंजाइम को एक्टिव और इनहिबिशन करने के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम बहुत सारे विटामिन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका थायमिन। थायमिन जो है वो एक सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, जो कि आपके डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में रीड किया था डीएनए और आरएनए, जिसमें हमने एटीजीसी हमारे सारे नाइट्रोजनस बेसिस रीड करे, तो उसमें जो टी था वो हमारा थायमिन ही था। ओके, अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये बेरी डिजीज जो है वो कॉज हो जाती है, जो कि आपकी दो फॉर्म में होती है, ड्राई और वेट होती है। ठीक है, आपको विटामिन बी जो है वो मोस्टली कहाँ मिलेंगे, आपके सारे जर्मिनेटेड सीड्स में वो सारे मिल सकते हैं। उसके साथ साथ के अंदर आपके व्हीट या फिर राइस के जो ब्रांड्स या फिर जर्म्स होते हैं, जो हम लोग पॉलिश करके रिमूव कर देते हैं, तो उन चीजों के अंदर आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, डायरेक्टली टिश्यूज में होता है, क्योंकि टीपी अगर ये टीपीपी की फॉर्म है, टीपीपी इज थायमिन पायरोफॉस्फेट, जो कि इसका एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन रहता है, जो कि काफी सारे आपके मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर आप लोग पढ़ोगे। टीपीपी काम में आ रहा है, एफएडी काम में आ रहा है, एफएमएन काम में आ रहा है, तो ये वैसे ही वाले वो जो टीपीपी काम में आ रहा है वो आपका थायमिन का पायरोफॉस्फेट यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद में इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो चीज ही है। ठीक है, इसमें क्या कहाँ कहाँ पे रोल है, आपके मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर है, आपके कोएंजाइम्स की जैसे ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका राइबोफ्लेविन, जिसको हम लोग विटामिन बी2 बोलते हैं। ये एक येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 1.5 टू 1.8 mg पर डे जो है वो आपके अडल्ट्स के लिए है, और इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे, दैट इज 2 टू 2.5 mg। ओके, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ऐसी है कि ऐसा कुछ खास इसके होने मतलब डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बाकी दूसरे बी विटामिन अगर डेफिशिएंसी है तो इसके साथ में कुछ कुछ पॉइंट से शो करता है, जिसमें मेन अगर हम लोग राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो चिलोसिस हो जाता है, या फिर आपकी टंग जो है वो मजेंटा कलर की हो जाती है, तो इस वजह से इसको मजेंटा टंग के नाम से भी जाना जाता है। चिलोसिस जो होता है ना वो मेन तरीके से आपके लिप्स के अराउंड पे, आप यहाँ कॉर्नर्स पे लिप्स के देख सकते हो, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और रेड कलर के वो हो जाता है, ऐसा लगता है जरा छोटे छोटे कुछ काट गया हो या ऐसा मच्छर सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो छोटे छोटे से रेडनेस बर्न हो जाती है और छोटे छोटे से पिंपल सॉर्ट ऑफ से बन जाते हैं, जो कि हम लोग चिलोसिस बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके डाइटरी सोर्सेज वही आपके जर्मिनेटेड सीड्स, ईस्ट में काफी अच्छे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो तो आप लोग ईस्ट के अंदर काफी, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप लोग ईस्ट एज अ ब्रेड की फॉर्म में या फिर कुछ और डोज के अंदर आप ऐड कर सकते हो फर्मेंट करने के लिए। ईस्ट में काफी अच्छे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे ही मिल जाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल है तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, आपके नट्स हो गए, बीन्स हो गए, आपके ड्राई बीन्स, पीज और ये सारी चीजें हो गई। साथ साथ में अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स एंड ऑल, इनमें भी बहुत अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, ही वो है जिसको हम लोग एफएमएन या फिर एफएडी के नाम से जानते हैं, दैट इज फ्लेविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, और साथ साथ में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये सारे जो है ये मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, आपके क्रैब साइकिल्स है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन्स है, तो इनमें जो छोटे छोटे से हमको एंजाइम्स चाहिए होते हैं या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं वो चाहिए होते हैं, तो ये विटामिन ही हैं वो जो सारे एक्सेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नायसिन, ठीक है, जिसको हम लोग निकोटिनिक एसिड या फिर पीपीपी, दैट इज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेलेग्रा जो है डिजीज है जिसकी डेफिशिएंसी अगर नाइसिन की आपकी बॉडी में हो जाती है तो ये अकर हो जाती है, जिसको हम लोग 3D डिजीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले डर्मेटाइटिस, दैट इज स्किन के ऊपर एलर्जी, देन डायरिया जिसमें सीवियर डायरिया हो जाता है, और लास्ट में आपका डिमेंशिया, दैट इज आपका मेमोरी लॉस। ओके, और लास्ट डी भी इसमें ऐड करने लगा, अगर ये बहुत ही ज्यादा उसमें हो जाता है तो लास्ट अल्टीमेट जो रहता है वो आपका डेथ रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके डाइटरी सोर्सेज कहाँ कहाँ पे, तो अगर आप नॉनवेज की बात करेंगे तो लिवर, किडनी, फिश, मीट एंड ऑल, और अगर आप वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो उसमें लिग्यूम्स, आपके ग्रीन लीफ वेजिटेबल, यीस्ट हो जाएगा, नट्स, ग्रेन्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसका भी एब्जॉर्प्शन सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसके निकोटिनिक एसिड के जो फॉर्म रिलीज होती है वो आपकी NAD और NADPH होती है, जो कि आप लोग ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे देख सकते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है पेराडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6,
जिसका रिक्वायरमेंट 2 mg पर डे का रहता है, इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो आपके एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स आ जाते हैं इन्फेंट्स के अंदर। अगर इसकी स्टार्टिंग से ही डेफिशिएंसी होती है तो एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स का मतलब होता है जो दौरे पड़ते हैं बच्चों के अंदर, जो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर पे भी हो सकता है, और साथ साथ में अगर उनकी बॉडी में पेरिडॉक्सिन विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो भी एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स जो है वो उनको आ सकते हैं। साथ साथ में माइक्रोसिटिक अनीमिया जो है वो भी इसमें रहता है, जिसको हम लोग सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं। सिडेरोब्लास्टिक, इसके अंदर बस आपकी बॉडी के अंदर पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस डेफिशिएंसी की वजह से ही आपको ये सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कॉज हो जाता है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा होता है, और इसके साथ साथ में आपके जो गट माइक्रोबायोटास जो हैं वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ही। इसके जो रोल्स रहते हैं वो मेनली जो है वो ट्रांसएमिनेज के, डी कार्बोक्सिलेशन के, या फिर डी ट्रांससल्फरेशन के होते हैं, और इसके साथ साथ स्फिंगोमाइलिन जो है उसका भी फॉर्मेशन जो है वो इसी विटामिन की वजह से होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका लिपोइक एसिड। ये एक तरीके का एसिड है, बट ये कुछ कुछ बी कॉम्प्लेक्सेस के साथ में रिलेटेड था, इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस ये भी एक तरीके से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अगर आपने पूरी ग्लाइकोलाइसिस और इनकी साइकिल याद करी या टीसीए साइकिल याद करी, तो पायरुवेट के कन्वर्जन के अंदर जो एंजाइम काम में आ रहा होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है, जिसका फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिपोइक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, लिपोइक एसिड जो है वो एक तरीके का सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड होता है। क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड होता है ये एक तरीके का। ठीक है, अल्फा लिपोइक एसिड जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वही है ये। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पेंटाथियोनिक एसिड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 5 to 12 मिलीग्राम पर डे की होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिमेंशिया हो जाता है या फिर एलोपेशिया हो जाता है। एलोपेशिया का मतलब होता है आपकी हेड के ऊपर जो आपके हेयर हैं उनकी ग्रोथ में कमी होना, या फिर बहुत ही ज्यादा स्पार्जी हेयर होना, या फिर एकदम से काफी इमेंस अमाउंट में हेयर लॉस हो जाना इज एलोपेशिया। ओके, कई बार कैंसर जो होता है जिन पेशेंट में, उनमें भी एलोपेशिया जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है, यानी एक तरीके से हेयर लॉस जो है वो ही होता है एलोपेशिया का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डाइटरी सोर्सेज। तो वेजिटेबल वाले और फ्रूट जो है वो इसके पुअर सोर्सेज होते हैं। तो अगर पेंटाथियोनिक एसिड एक तरीके से देखना है तो वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो है उनके अंदर ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इसका भी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसके रोल जो होते हैं वो आपने अगर टीसीए साइकिल अच्छे से पढ़ी है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, और उसके बाद में उसके अंदर सिट्रिक एसिड बनने के बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या फिर सक्सिनेट बनता है। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, इस पेंटाथियोनिक की एब्सेंस अगर होगी तो ये फॉर्मेशन नहीं होंगे, तो आपकी टीसीए साइकिल नहीं होगी। इस वजह से पेंटाथियोनिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए और साथ साथ के अंदर आपके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और साथ साथ में आपकी ऑक्सीडेशन होता है जो फैटी एसिड का, जो कि हमने बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़े थे उसके अंदर रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बायोटिन, जो कि आप लोग को पता है कि आजकल काफी ज्यादा मार्केट के अंदर बायोटिन रिच कैप्सूल्स मिल रही हैं आपकी बॉडी को अच्छे करने के लिए, आपको स्किन को अच्छे करने के लिए, आपके हेयर को अच्छे करने के लिए। तो ये वही बायोटिन है जो कि एक तरीके का आपका विटामिन होता है, जो कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है। 20 to 25 माइक्रोग्राम इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी एब्सेंस होती है तो आपको बॉडी के अंदर डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको एनेरोक्सिया हो सकता है, अगर आप ज्यादा खाते तो आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी तो मसल पेन या फिर कई बार कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो हैं वो भी लीड कर जाती है अगर एक्सेस वो है तो, क्योंकि आपका ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो कॉन्जेनाइटल यानी आपके बाय बर्थ होने वाले जो डिफेक्ट्स रहते हैं वो भी हो जाते हैं। ओके, इसका जो बेस्ट सोर्सेज है वो आपके सारे लिवर, किडनी, मिल्क और ये सारी चीजें हो सकती है, और साथ साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। मोलासिस जो होते हैं, लाइक केन मोलासिस हो गए या फिर और दूसरे मोलासिस होते हैं, वो भी इसके काफी अच्छे सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कुछ विटामिन की बात करें तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके फॉलिक एसिड के ग्रुप, जिसको हम लोग विटामिन एम या फिर विटामिन B6 या फिर ट्रायल ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 400 to 500 माइक्रोग्राम पर डे की है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर आता है कि भाई मैक्रोसिटिक अनीमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है, या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है, तो ये आपको याद रखने की चीज है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। इसी वजह से मैंने इन दोनों को एक साथ डाला है, क्योंकि कई बार फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन, दैट इज विटामिन B12, इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भाई फॉलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक हो रहा है या साइनोकोबालामिन से हो रहा है।
तो इस चीज को क्लियर करने के लिए इन दोनों को एक साथ डाला है मैंने, जिसमें फॉलिक एसिड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया नजर आएगा, और साइनोकोबालामिन दैट इज विटामिन B12 को जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पर्नीशियस अनीमिया नजर आएगा। क्लियर हुआ? तो इसी को याद रखना कि फॉलिक एसिड के साथ में मेगैलोब्लास्टिक आएगा और साइनोकोबालामिन के साथ में पर्नीशियस अनीमिया आएगा। क्लियर हो गया? दोनों के सोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वही नॉनवेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा होता है, और अगर हम लोग वेजिटेरियन की बात करें तो वही ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए आपके, आपके कॉलीफ्लावर्स हो गए, आपके कैबेजेस हो गए, आपके स्पिनच हो गए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, आपके बीन्स हो गए, जर्मिनेटेड सीड्स हो गए, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, वो ही सारी चीजें दोनों के अंदर रिक्वायर्ड होती है। एब्जॉर्प्शन का ध्यान रखना, आपका फॉलिक एसिड जो है वो म्यूकोजल लेंथ, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोजल लेयर रहती है यानी इनर लेंथ, उसके ऊपर जो है ये एब्जॉर्ब होता है। और साइनोकोबालामिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम पार्ट जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपके स्टमक से मिलता है। क्लियर हो गया? अगर फ्री HCl या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है आपकी बॉडी में तो आपका साइनोकोबालामिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आगे समझ में? ओके, तो इतने ही थे हमारे आज के सारे विटामिन। आई होप आपको विटामिन समझ में आए होंगे। गाइस वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर आपका याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, ताकि 2-3 बार टेबल रीड करोगे तो उससे आपको सारे विटामिन जो है वो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सिंपल फॉर्म के अंदर सारे टेबुलर फॉर्म में बनाए, तो 1-2 बार रीड करने से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? और मिनरल्स का हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना, बस मैं मिनरल्स का भी पोस्ट कर देती हूँ तो आप लोग को थोड़ी देर में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो IFA स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। और अगर ऐसा कोई यूनिट है या फिर ऐसा कोई चैप्टर है जो कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसका रिविजन आपसे नहीं हो रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन, जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियो आएगा तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।